वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो फंक्शन जो होती है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे को इनकॉपरेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वो ऑर्गेनेलीज होती हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना, इन चार ऑर्गेनेलीज के बारे में, तो इनकी जो फंक्शन होते हैं ना एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम कौन कौन सी ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे। एक हो गया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा हम पढ़ेंगे गोल्जी एपैरेटस। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है इसको डिस्कवर किया है पोर्टर, क्लाउड और फुलम ने इन 1945 में। तो अगर हम देखेंगे ना, ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे ये एक नेटवर्क टाइप का होता है, तो इसी नेटवर्क को बोलते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये जो रेटिकुलम होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। जब हम एक सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, तो ये एक सेल हो गया, ठीक है ना। तो बीच में न्यूक्लियस होता है जो यहाँ से ये होता है, तो इस न्यूक्लियस के साथ ये मतलब निकलते हैं, ये मतलब नेटवर्क टाइप का। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो अगर हम देखेंगे ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना, ये ओरिजिनेट होता है इसी मतलब ये निकलता है इसी न्यूक्लियस से। यहाँ पे न्यूक्लियस में हल्का फुल्का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरा जो होता है ये ये पूरा ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे जो जो होता है ये मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल क्या होता है? जब आप लोग यहाँ इस डायग्राम की तरफ देखते हैं ना, ल्यूमिन का मतलब क्या होता है? मैंने एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये इनसाइड जो पोर्शन होता है इस सिस्टर्नी का, इसी को बोलते हैं ल्यूमिन। तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। तो एक हो गया ल्यूमिन कंपार्टमेंट जो इनसाइड द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, ये वाला ल्यूमिन जो इनसाइड जो मतलब कैविटी रहते हैं उसी को बोलते हैं ल्यूमिन। दूसरा जो होता है, दूसरा इसका रहता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है ये वाला, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म की तरफ दो कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, एक होता है ल्यूमिनल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, कुछ स्ट्रक्चर्स सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है जब इसको देखते हैं तो ये रफ टाइप का ग्रैन्युलर शेप होता है। तो जिसमें ये ग्रैन्युलर जो राइबोसोम्स जो होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये जो राइबोसोम्स होते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ और होते हैं ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जहाँ पे ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्मूथ, क्योंकि वो स्मूथ दिखते हैं। वो सैंडी लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं, जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ पे क्या होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिसकी वजह से ये साइट बनता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं, प्रोटीन जो होते हैं
जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है, सिंथेसिस होती है, वो इन्हीं राइबोसोम्स में होता है। तो अगर हम देखेंगे राइबोसोम्स, ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की फंक्शन अगर हम देखेंगे तो ये साइट हो जाता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, एक तो सिंथेसिस भी होता है, दूसरा इन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ये प्रोटीन्स निकलते भी हैं, ठीक है ना, सिक्रीट भी करते हैं, एक तो बनते हैं, दूसरा सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं ना, लिपिड, कुछ लिपिड जो होते हैं, यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, कुछ हार्मोन्स की भी सिंथेसिस होते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, हार्मोन्स को मैंने सिर्फ एच लिखा है यहाँ पे। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स, दूसरे होते हैं लिपिड बेस्ड हार्मोन्स, ठीक है ना। लिपिड बेस्ड हार्मोन्स, दूसरे क्या होते हैं, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स। जो प्रोटीन वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो मतलब अंडर जो है वो राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ही सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन जो लिपिड वाले होते हैं ना, क्योंकि लिपिड के सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए जो होता है जो लिपिड हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिपिड वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है, कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई पेस्टिसाइड जो होते हैं किसी वेजिटेबल या फ्रूट के थ्रू जब आता है तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है ना। इसके बाद आता है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस जो होता है, अगर हम देखेंगे गोल्जी का नाम क्यों है इसका, क्योंकि जो साइंटिस्ट आए थे ना उनका सरनेम गोल्जी था, तो उनका कैमिलियो गोल्जी नाम था, तो इसी ने इसको रिपोर्ट किया पहले टाइम में 1898 में। तो इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं इस गोल्जी एपैरेटस को। मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्जी एप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ जी लिखा है, जी का मतलब है गोल्जी। इसी तरीके से कभी कभी इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो ये इसमें कोई मतलब कभी कभी इसको बोलते हैं गोल्जी एपैरेटस, कभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कभी गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे होता है, प्लांट बॉडी में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टर्नी होते हैं इनका डायमीटर जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है इनका। अगर आप यहाँ से इस डायग्राम देखोगे ना, ये एक सिस्टर्नी है, ये एक सिस्टर्नी है, तो ये क्या होते हैं, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं ना, ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में लगभग ये 5 to 6 होता है, लेकिन किसी किसी में ज़्यादा वेरी भी होती है। तो दूसरी जो चीज़ जो होती है ना, ये क्या होते हैं, ये जो है ना एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ये वाले जो होते हैं इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल हो, तो ये हमेशा पैरेलल में चलते हैं, ये जो सिस्टर्नी जो होती है। तीसरा जो होता है इसमें क्या होते हैं, एक तो पैरेलल होता है। अगर हम देखेंगे ये जो गोल्जी एपैरेटस जो होते हैं ना, अगर हम ये प्लांट या इसमें फंजे में प्रेजेंट होगा उस टाइम पे वहाँ पे इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। डिक्टियोसोम्स का मतलब क्या होता है, गोल्जी एपैरेटस ही होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स में गोल्जी एपैरेटस प्रेजेंट होता है तब इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। यही सिस्टर्नी जो होते हैं ना, जब कंबाइन बनाते हैं, जब पूरा कंबाइन हो जाते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं, गोल्जी एपैरेटस से गोल्जी बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है अगर हम देखेंगे, ये जो गोल्जी एपैरेटस से गोल्जी बॉडी जो होती है इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, दूसरा जो होता है ट्रांस फेस होता है। तो ये जो सिस फेस होता है ना, ये सिस फेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी, और ये किसको फेस करता है, ईआर को। मतलब अगर हम देखेंगे ये वाला जो फेस होता है सिस फेस है ना, तो ये किसको फेस करते हैं, किसकी साइड में होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ से होता है। तो ये जब एंडोप्लाज्म की तरफ होता है, दूसरा फेस जो होता है ना वो कहाँ होगा, वो होगा
टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे सेल बनाएंगे ना, सेल बना के आपको पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ ये सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को मैं ऐसे ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गोल्जी एपैरेटस रहेंगे ऐसे। तो ये वाला फेस जो होगा ना, जो टूवर्ड्स द ईआर होगा, ये सिस फेस होगा, और ये वाला जो फेस होगा ये ट्रांस फेस होगा। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम लिख दूंगा शॉर्ट में। तो ये वाला किसको फेस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ये सिस वाला फेस जो है ना, ये किसको फेस करेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को। सिस फेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ये वेसिकल्स क्या होते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे ना, ये जो होता है ट्रांस फेज जो होता है, इसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। और जो सिस और ट्रांस फेज जो होते हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सिस फेज भी डिफरेंट होता है, ट्रांस फेज भी डिफरेंट होता है, लेकिन इनके अगर हम देखेंगे ना, इनका मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हम फंक्शंस देखेंगे, ये जो अगर आप लोगों को इससे ये जो गोल्जी एपैरेटस होते हैं, इनकी जो सिस्टर नहीं होते हैं, बिल्कुल एक शिप की तरफ दिखती है। जो प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं ना, उसको ये मतलब प्रोटीन्स जब यहाँ से निकलते हैं ना, सिक्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा जो प्रोटीन्स है ना वेसिकल्स में बन जाते हैं, वेसिकल्स बना देते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो वो इसमें आ जाते हैं, किसमें, गोल्जी एपैरेटस में। तो ये क्या कर देता है यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे ये क्या करता है, जो मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट करता है उसमें प्रोटीन्स होंगे और लिपिड्स होंगे। प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बनेगा, लिपिड्स किस में बनेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है ना। इसके बाद क्या होते हैं, ये जो वेसिकल्स बन जाते हैं ना, जो यहाँ से प्रोटीन्स बन गए, फिर वो वेसिकल्स के फॉर्म में इस गोल्जी एपैरेटस में आ गए ना, जब ये निकलेंगे ट्रांसफेस की साइड से एग्जिट निकलेंगे। तो ये कैसे निकलेंगे, ये बड़ मतलब जो एक बड़ होता है ना यहाँ पे, इसको ऑफ हो जाता है, मतलब कट जाते हैं इस गोल्जी एपैरेटस से। तो ये जब निकल जाता है, फिर क्या होता है, ये मतलब जहाँ पे इनको जाना है, चाहे सेल टू दूसरे सेल में जाना हो या सेल के ही अंदर किसी और पार्ट में चलाना मतलब जाना होता है। तो ये इनका मतलब जो भी डेस्टिनेशन होती है वो फिर वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है, एक तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये यहाँ से जब निकलते हैं, मतलब प्रोटीन जब यहाँ से निकलते गोल्जी एपैरेटस तक पहुँचते हैं ना, थ्रू ये साइटोप्लाज्म के थ्रू पहुँचते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी दूसरे जगह पे जाने के लिए वो किसको यूज़ करते हैं, इस गोल्जी एपैरेटस को। गोल्जी एपैरेटस सिर्फ इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प नहीं करता है। जब ये इसके अंदर ये प्रोटीन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो ये क्या कर देते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मतलब कभी ये जो प्रोटीन जो होती हैं, लिपिड जो होते हैं, या इनका ज़्यादा एक्स्ट्रा जो होता है उसको निकाल देते हैं, चॉप ऑफ कर देते हैं, या कुछ कमी पेशी होती है ना, वो यही से होती है। यहाँ हम इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं, जो भी लिपिड्स होती हैं या प्रोटीन्स होती हैं ना, इनको यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। फिर जब मॉडिफिकेशन होता है, फिर वो अच्छे से क्या होते हैं, तैयार होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनेल्स या सेल से बाहर निकलने के लिए। तो जब ये निकलते हैं यहाँ से, ये लिपिड और ये जो होते हैं प्रोटीन्स, तो ये एक वेसिकल में भी ही निकलते हैं। वो जो वेसिकल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल। यहाँ से जब आए थे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, तो वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में फॉर्म आए। जब ये निकलेंगे मतलब सिक्रीट हुए, तो उनको उस टाइम पे क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स। लेकिन ये एग्जिट कैसे निकलेंगे, ट्रांसफेस से, ठीक है ना। ट्रांसफेस फिर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव या पैसिव, फिर दूसरे सेल में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन है ना, इस तरीके से ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर देता है। दूसरा एक और फंक्शन जो होता है ना, ये जो गोल्जी एपैरेटस जो होते हैं, ये साइट होते हैं किसके, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। यही से ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं, दूसरा जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं। तो अगर हम देखेंगे ना, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, यहाँ से बने, फिर जो प्रोटीन्स यहाँ पे आए, मतलब इनकी फंक्शन इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमने देखा है ना, यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स, हमने यहाँ पे देखा है ना, 4 इसमें ऐसे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो यहाँ पे एक लाइसोसोम भी होता है।
लाइसोसोम्स जो होते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। इसके जो एंजाइम्स जो होते हैं ना, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना, यहाँ पे इसके एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब यहाँ पे जो लाइसोसोम था इस एंडोप्लाज्म से इंटरलिंक्ड था। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी ये प्रोटीन जब यहाँ से आते हैं तो वो अच्छे से फुली मॉडिफाइड नहीं होते हैं, फुली वो प्रिपेयर फंक्शन के लिए तैयार नहीं होते। तो उनको फंक्शन तैयार करने के लिए कौन कर देता है, गोल्जी एपैरेटस। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ तो ऐड कुछ हो जाता है, या चॉप ऑफ होता है, शॉर्ट में हम बोलेंगे यहाँ पे उनकी मॉडिफिकेशन होती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एंडोप्लाज्म और ये जो गोल्जी एपैरेटस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज प्लस लिपिड को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। ये भी इसी गोल्जी एपैरेटस में इसकी सिंथेसिस होते हैं। दूसरा जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इस तरीके से हमने देखा है ना, एक ऑर्गेनिल दूसरे ऑर्गेनिल जो होते हैं इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक दूसरे से वो इंटरलिंक्ड होते हैं इनकी फंक्शन में। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स और दूसरा जो होते हैं वैक्यूल्स देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।